हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 7th की हिस्ट्री जो है उसका जो 3rd चैप्टर है दिल्ली के सुल्तान, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लाइंस मैंने हाईलाइट की हुई हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। दिल्ली जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण शहर है, कौन सी शताब्दी में बना? 12वीं शताब्दी में बना। आगे है, तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली जो है वो राजधानी बनी। दिल्ली जो राजधानी बनी वो तोमर राजपूतों के काल में बनी। 12वीं सदी के मध्य में, जो 12th सेंचुरी चल रही थी, तो 12th सेंचुरी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने हराया, उन्होंने परास्त किया। और चौहानों को चहमान नाम से भी जाना जाता है। जो चौहान हैं उनका दूसरा नाम क्या है? चहमान। उनको चहमान नाम से भी जाना जाता है। तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जो तोमर और चौहान थे उनके राज्यकाल में ही, उसी टाइम पीरियड में जो दिल्ली था वो एक कमर्शियल सेंटर बन गया, एक कमर्शियल हब बन गया, वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यानी वहाँ पर ट्रेडिंग, व्यापार बहुत ज़्यादा होने लगा। आगे है, इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। यानी बहुत ही पैसे वाले, बहुत ही रसूख वाले समृद्धशाली जैन व्यापारी इस शहर में रहते थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। जो जैन व्यापारी थे इन्होंने बहुत सारे मंदिर वहाँ पर दिल्ली में बनवाए। आगे है, यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। अब दिल्ली में जो दहलीवाल नाम के सिक्के थे वो ढाले जाते थे और वो उस समय काफ़ी प्रचलन में थे। किस समय काफ़ी प्रचलन में थे? 12वीं सदी में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 13वीं सदी यानी 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। अब क्या था? दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। इसको हम मैप के थ्रू समझते हैं, इस लाइन को। अब देखिए, इस मैप को देखिए आप, जो दिल्ली है वो एकदम सेंटर में है। ठीक है, तो जो राजा, जो शासक यहाँ पर राज करेगा तो उसको ये पता रहेगा, वो चारों तरफ ध्यान रख सकता है। उसको ये पता रहेगा कि अफ़गानिस्तान से अगर कोई हलचल हो रही है तो उसको ये पता चलेगा, जम्मू कश्मीर में अगर कोई हलचल है तो उसको तब पता चलेगा, बंगाल की तरफ वो ध्यान रख सकता है, महाराष्ट्र की तरफ ध्यान रख सकता है। हालांकि जो पुराने टाइम का, उस टाइम का जो दिल्ली सल्तनत के टाइम का मैप था वो अलग था इंडिया का, लेकिन आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो दिल्ली जो है एकदम सेंटर में है, तो जो राजा यहाँ पर राज करेगा तो वो चारों तरफ निगाह रख सकता है, वो अपने शत्रुओं से अलर्ट रह सकता है, उसको अपने शत्रुओं के बारे में भी पता रहेगा, उनसे अलर्ट रह सकता है। तो इस वजह से जो दिल्ली है वहाँ उस पर, दिल्ली पर जो है कई राजा, कई शासक जो थे वहाँ पर राज करना चाहते थे। उन कईयों की जो निगाह थी, नज़र थी, वो दिल्ली पर थी, वो दिल्ली को जीतना चाहते थे। आगे है, उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। दिल्ली की जो सल्तनत है वो 5 वंशों से मिलकर बनी है, और वो 5 वंश कौन कौन से हैं इनको हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए।
दिल्ली को हम आज इंडिया के कैपिटल के रूप में जानते हैं, दिल्ली को आज हम मेट्रो सिटी के रूप में जानते हैं। तो दिल्ली जो है उस समय पर, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो दिल्ली है वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, और वहाँ पर जो सुल्तान थे उन्होंने अनेक छोटे छोटे नगर बसाए हुए थे, छोटे छोटे शहर बसाए हुए थे। और आगे है मानचित्र 1 को देखकर दहलीए कोहना सीरी और जहाँपना को पहचानिए। अब देखिए यहाँ पर जो है दिल्ली का मैप दिया हुआ है। दिल्ली के मैप में यहाँ पर देखिए नीचे मैंने हाईलाइट किया हुआ है सीरी, जहाँपना और दहलीए कोहना। अब क्या है, ये जो छोटे छोटे शहर हैं किला बंद शहर हैं, यानी ये फोर्टिफाइड हैं, और ये जो है इनको सुल्तानों ने बसाया था। दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने बसाया था। और भी कई शहर उन्होंने बसाए थे, लेकिन अभी जो मेन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यही 3 है, दहलीए कोहना, सीरी और जहाँपना। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि किलाबंद शहर जो हैं वो किस तरह से होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो जो किलाबंद शहर होते हैं वो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे होते हैं, ये फोर्टिफाइड होते हैं। चारों तरफ से इनकी पूरी सिक्योरिटी होती है, किले की जो है ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये होते हैं, चारों तरफ से ये ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे होते हैं, और अंदर जो है छोटा सा नगर बसा होता है, छोटा शहर होता है। इस तरह से होते हैं किलाबंद शहर। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली के शासक। दिल्ली के शासक में सबसे पहले आए राजपूत वंश। राजपूत वंश में जो सबसे पहले थे वो थे तोमर। तोमर जो थे वो आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी 1165 के आसपास थे, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण राजा थे वो अनंगपाल थे। इन्होंने 1130 से लेकर 1145 तक राज किया, और तोमर के टाइम पर ही दिल्ली जो थी वो राजधानी बनी। उसके बाद आए चौहान। चौहानों ने तोमर राजपूतों को हराया। उसके बाद चौहान आ गए। चौहान 1165 से लेकर 1192 तक थे। चौहानों में जो सबसे महत्वपूर्ण राजा थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। ये 1175 से 1192 तक थे। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। अब आप देखिए 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, और ये था तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी वापस चला गया। मोहम्मद गौरी वापस चला गया, फिर उसने पूरी प्लानिंग बनाई, पूरी स्ट्रेटजी बनाई। फिर दोबारा वो वापस आया। उसने दिल्ली पर फिर से अटैक किया। उसने जब दोबारा अटैक किया, और वो था 1192। अब 1192 में मोहम्मद गौरी ने दोबारा अटैक किया। तो इस युद्ध में, ये तराइन का द्वितीय युद्ध था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ये तराइन का द्वितीय युद्ध था, ठीक है। ये तराइन का द्वितीय युद्ध था। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसको बंदी बनाकर अपने साथ ले गया, ठीक है। तो फिर जो पृथ्वीराज चौहान थे उनका राज 1175 से 1192 तक था, और जो क्षेत्र मोहम्मद गौरी भारत में जीता था उसकी देखरेख के लिए उसने यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? देखिए, मोहम्मद गौरी के 2-3 गुलाम थे, और उसका जो सबसे प्रिय गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। जो मोहम्मद गौरी था वो भारत में राज करने तो नहीं आया था, वो यहाँ पर लूटपाट करने के इरादे से आया था। तो यहाँ पर उसने लूटपाट की और यहाँ से वो चला गया, और जो क्षेत्र इसने यहाँ पर जीत लिया था उसकी देखरेख के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ दिया ताकि वो यहाँ की सत्ता संभाल सके, ठीक है। अब फिर स्टार्टिंग हुई प्रारंभिक तुर्की शासक की। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290। अब आप कहेंगे कि 1192 में तो चौहान
का राज चला गया था, 1192 में चौहानों का राज चला गया था। तो 1192 से 1206 के बीच में किसने राज किया? तो देखिए 1192 से 1206 के बीच में मोहम्मद गौरी का ही राज था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने क्या कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में छोड़ दिया था यहाँ पर देख रेख करने के लिए। जो क्षेत्रफल इसने यहाँ पर जीता था भारत में, उसकी देख रेख के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ दिया था। और जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, मोहम्मद गौरी को खोखर समूह के लोगों ने मार दिया था, उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। तो जब उसकी मृत्यु हो गई थी तब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो शासन में आ गया, वो क्या कहते हैं स्वतंत्र हो गया और वो शासन में आ गया। तब उसके बाद प्रारंभिक तुर्की शासक जो है वो 1206 से 1290 तक रहे। और इसको गुलाम वंश भी कहते हैं और मामलूक वंश भी कहते हैं। ठीक है, जो गुलाम वंश है उसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं और मामलूक वंश भी कहते हैं, मामलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। तो सबसे पहले फिर इसमें कौन रहा? इसमें रहा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका संस्थापक था 1206 से लेकर 1210 तक। फिर आया शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये 1210 से 1236 तक था। ये जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश के बाद आई रज़िया। रज़िया कौन थी? रज़िया जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। इसने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया। इसका जो शासन काल था वो बहुत ही छोटा था और बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल वाला था। ये उस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा परेशान रही और 1240 में इनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद रज़िया बेगम के बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से लेकर 1287 तक 1266 से लेकर 1287 तक उसने शासन किया। ठीक है, अब आगे देखिए ये इल्तुतमिश का मकबरा, उसकी पिक्चर लगी हुई है। फिर उसके आगे है खलजी वंश। खलजी वंश जो था वो 1290 से 1320 तक रहा और इसमें जो मेन शासक थे वो जलालुद्दीन खलजी, जो 1290 से लेकर 1296 तक रहा। उसके बाद था अलाउद्दीन खलजी, जो 1296 से लेकर 1316 तक रहा। जो जलालुद्दीन खलजी था वो अलाउद्दीन खलजी का चाचा भी था और ससुर भी था। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये अलाई दरवाज़ा है और इसको किसने बनवाया था? इसको अलाउद्दीन खलजी ने बनवाया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो था वो 1320 से लेकर 1414 तक रहा। इसमें जो मेन सबसे पहला शासक जो था वो था गयासुद्दीन तुगलक, ये 1320 से लेकर 1324 तक रहा। फिर था मोहम्मद तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद तुगलक जो था वो 1324 से लेकर 1351 तक रहा और फिरोज शाह तुगलक जो था वो 1351 से लेकर 1388 तक रहा। तुगलक वंश में जो सबसे लंबा शासनकाल चला वो मोहम्मद तुगलक का था। उसने सबसे ज़्यादा शासन किया, सबसे लंबे समय तक मोहम्मद तुगलक ने शासन किया। लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि इसके डिसीजंस जो थे वो सही नहीं होते थे। ये सोचता कुछ और था और हो कुछ और जाता था। ठीक है, अब ये जो पेज है इसको आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसमें ये तुगलक वंश में ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके डिसीजन सही नहीं रहते थे, तो वो मोहम्मद तुगलक होगा। या ये पूछ सकते हैं कि सबसे लंबा टाइम पीरियड किसने शासन किया तुगलक वंश में, तो मोहम्मद तुगलक आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक रहा।
इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो खिज्र खान था। इसने 1414 से लेकर 1421 तक शासन किया। अब फिर नेक्स्ट आया लोदी वंश। लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक रहा। इसमें जो बहलोल लोदी था वो लोदी वंश का संस्थापक था और इसने क्या कहते हैं कि 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया। ठीक है। अच्छा, एक बात और, बहलोल लोदी के बाद दो और महत्वपूर्ण शासक हुए हैं लोदी वंश में। उसमें बहलोल लोदी के बाद कौन था? सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी था। तो लोदी वंश में पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी वही था जिसका बाबर के साथ युद्ध हुआ था। नीचे जो पिक्चर है वो फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे सैयद वंश में महत्वपूर्ण राजा कौन था, लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी। ठीक है। और सबसे जो आखिरी वंश था दिल्ली सुल्तान का, जो दिल्ली के शासक थे, उसमें जो सबसे आखिरी वंश था वो कौन सा था? वो लोदी वंश था। देखिए पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वो 5 वंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत बनाई, तो वो 5 वंश यही हैं। ठीक है। सबसे पहले तो रहा प्रारंभिक तुर्की शासक यानी गुलाम वंश, उसके बाद रहा खलजी वंश, गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहते हैं और इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद रहा खलजी वंश, फिर तुगलक वंश, 3 ये हो गए। उसके बाद सैयद वंश, 4th ये हो गया, और 5th है लोदी वंश। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार पेपर में एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान तृतीय दे देते हैं। तो जहाँ पृथ्वीराज चौहान तृतीय होगा वही सही आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो 3 हुए थे। तो जिसका मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण है वे इतिहास, तारीख, त्वारीख है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फ़ारसी में लिखे गए थे। देखिए, कई सोर्सेस हैं जिससे हमें दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पता चलता है। ठीक है। और वो सोर्सेस क्या हैं, वो माध्यम क्या हैं? वो हैं अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस, वो है सिक्के यानी कॉइन्स, और वो है स्थापत्य, भवन निर्माण कला यानी आर्किटेक्चर। ठीक है। इन चीज़ों से हमें सुल्तानों के बारे में जानकारी मिलती है, मगर इससे भी इम्पॉर्टेंट, इससे भी महत्वपूर्ण एक चीज़ और है। वो क्या है? इतिहास, जिसको तारीख, त्वारीख भी कहते हैं। तारीख एक वचन है, त्वारीख बहुवचन है। और तारीख से हमें सुल्तानों के शासनकाल में क्या क्या हो रहा था उस चीज़ के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से पता चलता है। और ये लिखे किस भाषा में गए हैं? ये जो लिखे गए हैं ये फ़ारसी भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि जो फ़ारसी भाषा थी उस समय एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा थी, प्रशासन की भाषा थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फ़ारसी लैंग्वेज थी, पर्शियन लैंग्वेज थी। फ़ारसी को इंग्लिश में पर्शियन कहते हैं। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? वो फ़ारसी थी यानी पर्शियन, और उसी भाषा में त्वारीख लिखा गया है। त्वारीख क्या है? त्वारीख जो है वो इतिहास है। ठीक है। इतिहास को ही त्वारीख कहते हैं और इसको पर्शियन लैंग्वेज में यानी फ़ारसी लैंग्वेज में लिखा गया है।
और इससे हमें दिल्ली के सुल्तानों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। जो त्वारीख के लेखक होते थे वो सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, यानी लर्नेड मैन होते थे। वो सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी होते थे, यानी वो सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स और कोर्टियर्स होते थे, यानी दरबारी होते थे। अब आगे है, ये शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। अब ये क्या करते थे कि ये जो भी घटनाएं वहाँ पर घटती थी, जैसे दरबार में या शहर में जो भी घटनाएं होती थी, उन घटनाओं का वर्णन करते थे, उनको डिस्क्राइब करते थे, ठीक है, और उनको त्वारीख में लिखते थे। और जो शासक होते थे उनको प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी जो भी सलाह होती थी वो ये लोग शासक को देते थे। और क्या करते थे, इवेंट्स को रिकाउंट करते थे, यानी इवेंट्स को रिकाउंट करने का मतलब घटनाओं का वर्णन करते थे। और वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। जो त्वारीख के लेखक होते थे ये न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय संगत क्या होता है? न्याय संगत शासन वो होता है कि ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। न्याय संगत शासन का मतलब है कि जो शासक है वो सभी के साथ जो है न्याय कर सके, सबके साथ न्याय हो सके, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। तो जो न्याय संगत शासन होता था उसके महत्व पर बल देते थे, उसके बारे में ये शासक को समझाते थे, उसको बताते थे। अब आगे है पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण, यानी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपि का मतलब क्या? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स तैयार की जाती थी उनके जो 4 स्टेज थे वो क्या थे? सबसे पहले था कागज़ तैयार करना। देखिए, सबसे पहले कागज़ तैयार किया जाता था, ठीक है। उसके बाद लेखन कार्य होता था, यहाँ पर देखिए लिखा जा रहा है। फिर तीसरा है महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना। ये देखिए यहाँ पर सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जाता था। जो महत्वपूर्ण शब्द होते थे, ठीक है, और अनुच्छेद होते थे, यानी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती थी, जिसकी तरफ लोगों को आकर्षित करना होता था, तो उन चीज़ों को, उन राइटिंग्स को जो था हाईलाइट कर दिया जाता था। हम लोग हाइलाइटर यूज़ करते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, इसको आप ज़रूर याद करिएगा। इसी तरह से उस टाइम पर, यानी दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, जो महत्वपूर्ण शब्द होते थे और अनुच्छेद होते थे उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर ऐसा हाइलाइटर यूज़ किया जाता था। जैसे हम आज हाइलाइटर यूज़ करते हैं, इसी तरह से दिल्ली सल्तनत के टाइम पर हाइलाइटर को यूज़ कैसे किया जाता था? वो उनका जो हाइलाइटर होता था वो सोना होता था, तो सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जाता था जो महत्वपूर्ण शब्द होते थे और जो अनुच्छेद होते थे, ठीक है। उसके बाद है जिल्द तैयार करना। देखिए, उसके बाद जिल्द तैयार की जाती थी, यानी बाइंडिंग की जाती थी, ठीक है, समझ आ गया। अब लास्ट में क्या होता था? जिल्द तैयार करना, यानी बाइंडिंग करना। अब आगे है न्याय चक्र, यानी द सर्कल ऑफ जस्टिस। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क्रे मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, यानी रेवेन्यू से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल हों और प्रसन्न हों, और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। अब न्याय चक्र को हम लोग एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं।
देखिए, सबसे पहले है राजा सैनिक के बिना नहीं चल सकता, और ये फैक्ट भी है, क्योंकि राजा को जब भी युद्ध करना होगा तो उसको सैनिकों की ज़रूरत होगी, और सैनिक के बिना तो राजा किसी काम का नहीं है। वैसे भी कहा गया है कि जिसके पास सबसे बड़ी आर्मी होती है, जितनी बड़ी आर्मी होती है, वो उतना ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकते। अब सैनिक जो हैं वो वेतन के बिना नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि उनको अपना गुजारा करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए वेतन की ज़रूरत होगी। ठीक है। पहला है राजा सैनिक के बिना नहीं चल सकता, फिर सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकता। अब वेतन कहाँ से आता? अब वेतन आता था राजस्व से, जो कि किसान देता था। राजस्व यानी रेवेन्यू, टैक्स। ठीक है। वेतन आता था राजस्व से, जो कि किसान देता था। उसके बाद है कि किसान राजस्व कैसे देगा? किसान तभी राजस्व दे पाएगा, तभी रेवेन्यू दे पाएगा जब वो खुशहाल होगा। और वो खुशहाल कैसे रहेगा? ये तभी हो पाएगा जब राजा न्याय पक्ष होगा, वो कोई भी अन्याय नहीं करता होगा, वो न्याय का साथ देने वाला होगा। जहाँ का राजा न्याय का साथ देने वाला होगा, वहाँ पर हमेशा खुशहाली रहेगी। ठीक है। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। पहला है, त्वारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। अब देखिए, वे सभी दिल्ली में ही रहते थे, गांव में कोई शायद इक्का दुक्का ही रहता होगा। अब उसका कारण क्या है? अब उसका कारण ये है कि जब वे दिल्ली में रहेंगे तभी तो अपनी आँखों के सामने जो घटनाएं घटते हुए देखेंगे, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर लिख पाएंगे। ठीक है। अब सेकंड है, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। अब ये जो त्वारीख के लेखक होते थे, वे ढेर सारा इनाम पाने के लिए लिखते थे। अब जाहिर सी बात है कि जब इनाम पाने के लिए लिखेंगे तो सुल्तान की तारीफ़ों के पुल ही बांधेंगे। अब वहाँ पर वैसे भी चापलूसों की पूरी फ़ौज थी। जो सुल्तान पीरियड था, यानी जो सुल्तान डायनेस्टी थी, वहाँ पर चापलूसों की बहुत बड़ी फ़ौज थी जो सुल्तान को खुश करने में लगी रहती थी। ठीक है। तीसरा है, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचार से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। जो ये लेखक थे, ये शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। अब ये जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है? जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। उदाहरण के लिए, लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। अब इसको ठीक से समझिए। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार होना चाहिए। उन जो लेखक थे, जो त्वारीख के लेखक थे, वो कहते थे कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार होना चाहिए। सिंपल भाषा में इसको समझे तो राजा का बेटा राजा, ये शासकों को, जो शासक होते थे, उन शासकों को, ये जो लेखक थे यानी जो त्वारीख के लेखक थे, ये शासकों को भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने की सलाह देते थे। इन त्वारीख के लेखकों का कहने का मतलब ये होता था कि जो कुलीन व्यक्ति होते हैं, उन्हें शासन का अधिकार जन्म से ही मिल जाता है। इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे दरबार में कोई बहुत अच्छे ओहदे पर है, कोई बहुत अच्छे पद पर है, और अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसकी जगह उसी के परिवार का कोई सदस्य ही बैठेगा। यही जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है। अब आगे है लिंग भेद। अब ये लिंग भेद क्या है?
स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। त्वारिक के लेखकों का कहने का मतलब होता था कि स्त्री और पुरुषों के बीच में शारीरिक रचना का अंतर होता है और सामाजिक अंतर भी होता है। इस वजह से जो स्त्रियां हैं वो कमज़ोर होती हैं और पुरुष श्रेष्ठ होते हैं, और स्त्रियों को ऊंचे ओहदों पर या ऊंचे पदों पर हम नहीं बिठा सकते। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह की समाज व्यवस्था की सलाह जो त्वारिक के लेखक होते थे वे शासकों को देते थे, और त्वारिक के लेखकों की नज़र में यही आदर्श समाज व्यवस्था थी। अब आगे हैं, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सिंहासन पर बैठी। रज़िया सिंहासन पर कब बैठी? 1236 में। ठीक है, और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। तो सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाजे सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। जो उस टाइम का, उस पीरियड का इतिहासकार था मिन्हाजे सिराज, उसने इस बात को माना, इसको स्वीकार किया कि जो रज़िया थी वो अपने सभी भाइयों से ज़्यादा योग्य थी, उनसे ज़्यादा कैपेबल थी। ठीक है, मिन्हाजे सिराज कौन है? ये वही है जिसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, उसको सब पता था, मिन्हाजे सिराज को सब पता था। उसको पता था कि ये अपने भाइयों से ज़्यादा कैपेबल है, इसमें ज़्यादा योग्यता है, फिर भी वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि एक स्त्री गद्दी पर बैठे। वो नहीं चाहता था कि एक स्त्री जो है वो शासन करे। ठीक है, दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। यानी जो दरबारी थे वहाँ के, वो लोग भी नहीं चाहते थे कि रज़िया जो है वो स्वतंत्र रूप से शासन करे। ठीक है, सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अब 1240 में रज़िया को सिंहासन से हटा दिया गया। रज़िया के बारे में मिन्हाजे सिराज के विचार। मिन्हाजे सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। रानी कौन है? रानी यहाँ पर रज़िया है। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची से नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। अब देखिए, जो मिन्हाजे सिराज का सोचना था कि जो आदर्श समाज व्यवस्था है जो ईश्वर ने बनाई है उसमें औरतों को पुरुषों के अधीन रखा गया है। मिन्हाजे सिराज ने इस बात को स्वीकार किया कि उसमें शानदार खूबियाँ थीं, लेकिन फिर भी उसका ब्यौरा जो है वो मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियाँ होने के बाद भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो देखिए, ये जो लाइन है ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुकी है। ये लाइंस दे देंगे आपको और पूछेंगे कि ये किसने किसके बारे में कहा, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये मिन्हाजे सिराज ने रज़िया के बारे में कहा। ठीक है, आगे है, रज़िया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अब रज़िया ने क्या किया, अपने जो उसके अभिलेख थे और जो सिक्के थे उन पर उसने लिखवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। यानी जो इस समय आंध्र प्रदेश है वहाँ का जो वारंगल क्षेत्र है वहाँ पर किसी समय में काकतीय वंश का राज्य होता था। ठीक है, उस वंश की जो रानी थी उसका नाम था रुद्रम्मा देवी।
वो 1262 से लेकर 1289 तक उसने राज किया। रुद्रम्मा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। यानी जो रुद्रम्मा देवी का बिहेवियर था, जो उसका व्यवहार था, उसका और रजिया बेगम का जो बिहेवियर था, इन दोनों का एकदम जो बिहेवियर था एकदम अपोजिट था। ठीक है। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपना पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। अब रुद्रम्मा देवी ने क्या किया, उसने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया और अपना पुरुष होने का उन्होंने भ्रम पैदा किया। लेकिन रजिया ने क्या किया, इसने अपने अभिलेखों और सिक्कों में क्या लिखवाया कि ये सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। ठीक है। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। वो 980 से 1003 तक उन्होंने शासन किया। उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला, यानी दीदी को दिद्दा बना दिया गया। ठीक है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, यानी जो वहाँ की प्रजा होगी वो इनको प्यार से दिद्दा कहती होगी। ठीक है।